नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा और इस हफ्ते की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है। बेशक दिखाई ना दे, लेकिन 2024 की लड़ाई तेज हो चुकी है। कुछ दिन बाद ही यानी 31 अगस्त को मुंबई में इंडिया की 2 दिन की बैठक होने वाली है। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, बड़ी रणनीति पर सहमति बन सकती है, संयोजक के नाम पर फैसला भी लिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है? अगर है तो महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप क्यों है? शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात क्यों हुई है? शिवसेना और कांग्रेस में तनाव क्यों है? क्यों दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी शुरू हुई है? क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली आ गए। क्यों केंद्र में मोहब्बत की दुकान खोलने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में कट्टर हिंदूवादी हो चुकी है? सवाल यह भी कि क्या इंडिया गठबंधन के बाद बीजेपी वाकई परेशान हो चुकी है? नहीं हुई तो अचानक बैठकों का दौर क्यों शुरू हो गया? क्योंकि नई रणनीति बनाई जाने लगी है। तो चलिए बहस शुरू करते हैं, इस शर्त के साथ कि कोई शोर शराबा नहीं होगा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, निजी हमले नहीं होंगे। एक सार्थक बहस की शुरुआत होगी क्योंकि इस मंच से पूछा जाएगा सवाल सत्ता का। और इस सवाल के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं सुप्रिया श्रीनेत का, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी। तो आज जो सवाल होंगे उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से उन मुद्दों के बहुत स्पष्ट जवाब देखने को और सुनने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शोर शराबा नहीं होगा। तो इस सवाल सत्ता के जो बहस की शुरुआत है वो 60 सेकंड के साथ आप दोनों को शुरू करते हैं। 60 सेकंड आपके पास में है। सबसे पहले एनडीए क्यों मजबूत है? 60 सेकंड आपके पास। आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है पॉलिटिशियंस के लिए? क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी जो कहते हैं वो करते नहीं है। मगर एनडीए इसलिए मजबूत है कि मोदी जी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वही करते हैं और वो करके पूरा दिखा देते हैं। बल्कि हम पे तो आरोप ये है कि हम अपना एजेंडा लागू करने में लग जाते हैं। चूंकि 3 चीजें होती हैं, एक होती है नियत, एक होती है नीति और एक होता नेतृत्व। नीति, नियत और नेतृत्व तीनों में एनडीए ने पिछले 9 सालों में और इससे पूर्व के अटल जी के दौर के भी 6 सालों में जो करके दिखाया है, उसको अगर हम कहें, वो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिस ढंग से स्वीकार किया जा रहा है, विश्व के नेताओं में मोदी जी की रैंकिंग जिस ढंग से ऊपर उठती हुई आ रही है, भारत के जन जन को छोटी छोटी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लेकर बिजली, पानी, सड़क, गैस से लेकर भारत का मान बढ़ाने तक, अगर मैं कहूं कि आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं 21वीं सदी में कि स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। इसलिए एनडीए को वोट। मैं सवाल आपके पास लेकर आऊंगा क्योंकि मैंने सवाल आपसे एनडीए का पूछा था, आपने सिर्फ मोदी जी का नाम लिया। लेकिन 60 सेकंड सुप्रिया जी आपके पास में। इंडिया क्यों मजबूत है? इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि इंडिया इस देश का प्रतिबिंब है। इंडिया उन सब लोगों का समूह है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग वेशभूषा के लोग हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, अलग रिलीजन के लोग हैं, और वो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता इंडिया है। इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि जब 2011 अप्रैल का वो दिन याद करिए, महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा था और ये सारा देश इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, तो साबित हो गया था कि इंडिया के सामने शाश्वत काल से कोई खड़ा होता है तो शिकस्त उसकी होती है, क्योंकि इंडिया हमेशा जीतता है। इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि इंडिया लोगों की आवाज है, इंडिया महिलाओं की आवाज है, इंडिया उन बच्चों की आवाज है जो अपने भविष्य की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, उन महिलाओं की आवाज है जो महंगाई से त्रस्त हैं। इंडिया उन लोगों की आवाज है जो बदसलूकी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मणिपुर में 2 नग्न औरतों को घुमाना और नंगा परेड कराना गलत है। इंडिया जो है वो इस देश के युवा की, इस देश के फ्यूचर की आवाज है। चलिए मैं आऊंगा सुप्रिया जी, लेकिन सुधांशु जी अब सवाल इस बात को लेकर कि आपको इतना भरोसा है कि एनडीए बहुत मजबूत है, फिर ये बेचैनी और परेशानी क्यों है? बेचैनी परेशानी आपकी मीटिंग्स के दौर से नजर आती है। बेचैनी परेशानी अभी तो चुनाव दूर दूर तक नहीं, लेकिन आपके कैंडिडेट्स घोषित कर दिए जाते हैं, ये बेचैनी क्यों? देखिए, एनडीए बना था 1998 में, आज 25 साल पूरे हो गए, नाम एनडीए ही है। यूपीए बना 2004 में,
जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और 16-17 साल में आपने उनसे प्रश्न INDIA इंडिया के बारे में पूछा ना, इसका मतलब यूपीए तो गया, यूपीए का तो क्रियाक्रम हो गया, मान लिया इन्होंने। तो हमसे बाद में बने और हमसे पहले खुद ही अपना नाम बदल लिए, तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अंतर क्या होता है। और एक और हम बात कहें, अभी राहुल गांधी जी ने 3 दिन पहले नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने से कहा था, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेहरू जी के कर्म जो है वो याद रखने वाले हैं। बिल्कुल, अच्छे बुरे कर्म अलग बात है। यही मैं उनसे कहना चाहता हूं, नाम बदलने से कर्म नहीं बदल जाते। कहा गया है कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो एक सेंटेंस बोला था ना नाम बदलने पे, वो काका हाथरसी की कविता का पुरानी पंक्ति है जो बिल्कुल फिट बैठती इन लोगों पे, कि दूर युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, क्योंकि 2 बार छोड़ के जा चुके हैं। दूर युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, भाग्य चंद की आज तक खोई है तकदीर। काम धाम से है नहीं नाम का सामंजस्य, आगे की लाइन में बोले दे रहा हूं, काम धाम से है नहीं नाम का सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडा राम सदस्य। नाम बदल लेने से न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। इसलिए कोई ये सोचे कि नाम बदलने से कुछ बदल जाएगा तो बदलने वाला नहीं। सुधांशु जी, आपने 2004 से एनडीए का जिक्र किया, आपके पास सवाल लेकर 1998 हाँ, मैं सवाल लेकर 2004 में। मैं सवाल लेकर के आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 9 साल से एनडीए की मीटिंग नहीं हुई और सदैव अटल पर आपको बुला करके एनडीए के नेताओं को लाना पड़ा। लेकिन सुप्रिया जी, सवाल एक आपसे भी है। एक पुरानी कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब ये जो कुनबा जोड़ा है ये जुट पाएगा? क्योंकि जुटने से पहले ही दिल्ली में आपका बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूं। यहां पर युवा बैठे हुए हैं, जब इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है, भारत माता जहन में आती है, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं, IIT जहन में आता है, IIM जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। इनको क्या जहन में आता है इंडिया के नाम पर? इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग बात करेंगे इस देश की, ये बात करेंगे इंडिया की, ये बात करेंगे भारत माता की। ये किसी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दों की बात करने से घबराते हैं। आपने इनसे एनडीए पर सवाल पूछा, ये हमारा विश्लेषण बता रहे थे। मैं आपको छोटे से उदाहरण से ही बता देती हूँ। 2 महीने पहले मोदी जी ने, आप सबने सदन में देखा होगा, 2.5-3 महीने पहले ठोकर सीना क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। कुनबा तो यहां जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं। उस 38 में से 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद हैं। मुझसे मेरे गठबंधन के बारे में पूछा और वो सवाल जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक थान के कटे लोग नहीं हैं। हमारे आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक विजन है। और वो विजन क्या है कि हम सब इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं और उसी से एक प्रश्न निकलता है। हमारा मानना है कि संविधान हर हाल में सर्वोपरि है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं विवेक देबरॉय। उन्होंने एक लेख लिखा 15 अगस्त को और कहा 77वें स्वाधीनता दिवस पर कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। यह कहां से बात आ रही है? मोदी जी के बहुत निकट माने जाते हैं, उनके आर्थिक सलाहकारों की सूची में सबसे आगे हैं, अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। क्या यह सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो खंडन करे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं संविधान के लिए। हमारे आपसी मतभेद जरूर होंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई पार्टी बड़ी है, वहां पर हम बैक सीट लेंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हम बड़े हैं, दूसरी पार्टी बैक सीट लेगी। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रही हूं। आम आदमी पार्टी से आपकी बातचीत हो पाएगी? आप ही के नेता बहुत खुल करके उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। संदीप दीक्षित बोल रहे हैं, दिल्ली के नेता बहुत खुल के बोल रहे हैं, आपकी पंजाब यूनिट बहुत नाराज है आम आदमी पार्टी से। यही स्थिति आपको बंगाल में भी देखने को मिल रही है, जहां सीपीएम और ममता बनर्जी कुछ ऐसी ही स्थिति और इससे ज्यादा जूतम बाजार तो एनडीए में चल रहा है। चाचा भतीजे में चिराग पासवान को ले आए, चाचा जी नाराज है, कह रहे हैं किसी की औकात है मुझे हाजीपुर से ना लड़ने दे। विरोधाभासों से भरे हुए हैं। एक गुट को रखा है, उसके दूसरे घटक दल को ले आए। मेरा अपना मानना है कि अगर आपका विजन, बड़ा विजन क्या है, उस पर आप राजनीति करना चाहते तो हैं। अब मैं आपसे यही अगला सवाल पूछ रहा हूं कि इंडिया के 5 बड़े मुद्दे बताइए। देश देख रहा है आपको,
जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? 5 बड़े मुद्दे इंडिया। संविधान, हर हाल में संविधान को सुरक्षित रखना, उसको सर्वोपरि रखना, हर हाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जिनको इन्होंने भाजपा का फ्रंटल बना दिया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनको सर्वोपरि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रखना। महंगाई पर बात करना, आप मुनाफाखोरी नहीं कर सकते हैं अगर देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आपको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दाम घटाने चाहिए, आप नहीं घटा रहे हैं। बेरोजगारी इस देश का चौथा मुद्दा। मैंने लोकतांत्रिक बात करी, संविधान की बात करी, महंगाई करी, बेरोजगारी की बात करी। चौथा मुद्दा, इस देश में रोजगार इशू नंबर 1 to 10 है। अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बना रहे, 2 करोड़ का वादा किया था, 70,000 पर्चियां बांट रहे हैं, यह असलियत है। और 5वां बड़ा मुद्दा है, जिस नफरत के बाजार को ये पनपा रहे हैं, जिन बिट्टू बजरंगियों और मोनू मानेसर को ये पनपा कर नफरत की आंधी चला रहे हैं, उसको थाम देना और मोहब्बत की दुकानें। चलिए अब सुधांशु जी, 5 बड़े मुद्दे एनडीए के जिस पर आप आगे जाएंगे। बातों को जवाब ना दूं, जवाब देते हुए भी 5 मुद्दे बता 5 मुद्दे भी बता देते हैं, क्योंकि उतना लंबा संभाषण हुआ है तो जवाब भी देना है। भाई इन्होंने कहा एक गुलदस्ता है एनडीए, मगर इस गुलदस्ते में फूल कम कांटे ज्यादा हैं। इनके लिए वो लाइन लागू होती है कि मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से हमने गुजर जिंदगी कर ली। और यहां एक व्यक्ति के बयान की बात नहीं है, आप खुद देखिए, आम आदमी पार्टी के तो इनकी नेता ने बयान दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने कैसा भयानक बयान दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड क्या बोल रहे हैं, अरे एक बार कह दिया पवार साहब ने, 83 साल का व्यक्ति, क्या इनको बार बार जाके बोलेगा? इनको जो समझना हो समझ लें। सामना क्या लिख रहा है आपके बारे में? पंजाब में आपके नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम लड़ेंगे, और अधीर रंजन चौधरी जी छोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है, वो बंगाल में कह रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। वो कोर्ट जा रहे हैं और कह रहे हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और बेंगलोर में आप कहते हैं नहीं ममता बनर्जी ही साथ में चाहिए, किसके लिए? संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो मुझे लगता है इतने कांटे और इतने जहर तो एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं रहे होंगे जितना कि ये बात करते हैं। और मैं एक और बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने संविधान खत्म कर दिया, ये कर दिया। बताइए, ये राहुल गांधी की सजा सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए खत्म हो गई है, या लोकतंत्र जीवित है इसलिए खत्म हो गई है? अगर आप कर्नाटक जीते हैं और शानदार जीते, जबरदस्त जीते, इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है इसलिए जीते, या लोकतंत्र खत्म हो गया इसलिए जीते? इसलिए पवन खेड़ा को तुरंत रिलीफ मिली कोर्ट से, किस लिए मिली? इसलिए करिए, आप तो मंत्रमुग्ध हो गए। नहीं, इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अब इनको कम से कम 3-4 बार बोले कोर्ट से तो माफी मांग चुके हैं, अब एक बार जाके माफी मांगनी चाहिए कि अब देश के बाहर जाके मैं राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पे देश के लोकतंत्र को कलंकित नहीं करूंगा कि ये खत्म हो। 5 मुद्दे बता दीजिए जिस पर अब। हाँ, हमारे मुद्दे बहुत साफ है। नंबर 1, जन कल्याण, यानी हर गरीब व्यक्ति को स्वतंत्रता की किरण का उजाला मिलना चाहिए, जो हम एक जमाने में कहा कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। नंबर 2, विकास। विकास उस रफ्तार से होना चाहिए कि आज जैसे हम 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बने, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा तीसरे टेनोर में तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे, कि दुनिया देखे विकास कैसा होता है। और तीसरा क्या होना चाहिए? मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा, न बाहर से न कोई अंदर से। जैसे पहले आप याद करिए, चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से लेकर गुवाहाटी तक धमाके ही धमाके होते थे, चलती ट्रेन में, बस में, जहां तहां लिखा रहता था, वो नहीं होना चाहिए। और अगला होना चाहिए राष्ट्रीय स्वाभिमान, आत्म गौरव। फिर उठता हुआ भव्य राम मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, केदारनाथ का उभरता हुआ मंदिर देखिए, भगवान बुद्ध की भूमि पर उठता हुआ देखिए, और उसके साथ भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा। ये 5 चीजें के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं एक बात इनसे पूछना चाहती हूं, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, आप लोग भी इस पर दिखा रहे थे, मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले। एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनके वाली सरकार है भैया? काजोल ने बोला हमारे लीडर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी राइट विंग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। हर बार जब कुछ पढ़ाई लिखाई पर बोला जाता है, शिक्षा पर बोला जाता है, अच्छाई पर बोला जाता है, बिना नाम लिए राइट विंग को यह क्यों लगता है कि वो आपके साथ है? और असलियत यह है कि यह देश इन्होंने बना दिया है
कि अन अकेडमी ने उस व्यक्ति को, सांगवान जो पढ़ा रहे, उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया। ये बना दिया आपने मेरे देश को। इन्होंने कहा बहुत, पिछली बार इनका एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, कठपुतली का, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ? पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने था? आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों के जवाब देता हूं। इनके दोनों भैया बहन अशिक्षित और की बात पर आप लोगों को क्यों, अरे भाई आप बोल रही, तो मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। भाई राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे हैं? अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे हैं। हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अशिक्षित बात करता है तो आपको चोट क्यों पहुंचती है मन को? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? वो अशिक्षित नेताओं की बात कर रहे हैं। हाँ तो आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? हम लोग कहां परेशान होते हैं भाई? राइट विंग परेशान, हमारे यहाँ तो सबसे, आप देखिए ना, आपके बीजेपी का सोशल मीडिया के लोग, आपके बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग लगे पड़े हैं। क्यों लग रहे हैं? मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया जाता है, आप क्यों परेशान? भाई मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया। आप देखिए, आप बोल रही तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच में। हमें दिक्कत नहीं, हमने तो कहा देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के साथ आपने क्या गति की? देश के सबसे पढ़े लिखे दाढ़ी में तिनका क्यों आ जाता है? इस बात का जवाब दे दीजिए, वो आप नहीं दे सकते हैं। अरे सुनिए, ये कौन सी आप बात कर रही हैं भाई? यही जो मैंने तो आपसे बात कही, यही जो आप सुन रहे हैं, सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आपने क्या गति की? बाद आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? अरे किसने कहा याद आता है भाई? क्यों आप लोग क्यों आपने बात बताया? अरे सुनिए, तो इतना बरगला जाते, क्या हो जाता है? किसको लग रहा है? किसी की बात हो, बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं भाई। देखिए ना, बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं, और आप कह रही हैं कि दूसरा बरखला रहा है, बौखला रहा है। अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता। आप देखिए, काजोल के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। अरे कौन हम लोग से क्या मतलब है भाई? क्यों बोल रहे हैं? कौन किसके खिलाफ बोल रहा है? अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, पढ़े लिखे, अच्छा बताइए पढ़े लिखे वाला सेंटेंस किसने शुरू किया था? केजरीवाल जी के साथ है ना भाई। पढ़े लिखे तो आप भी हैं, पढ़ी लिखी मैं तो ये कह रहा हूं, अपने बच्चों को भी पढ़ाने की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं? किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। आपके लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं? देखिए ना, सबके एक के बाद एक ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, साक्ष्य के साथ बोल रही हूं, काहे मोदी जी का चेहरा नजर आने लगता है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है। बंदा नाम ना ले, आपके बारे में मैं जवाब, बीच में डिस्टर्ब किया था तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं जवाब ले रहा हूं। ये कह रही हैं कि हमारे लोग बोलते हैं पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा बताइए ना, भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं? पढ़े हुए बोलिए। अब 50 लोग सोशल मीडिया के हेड, 50 लोग हैं, आप ये बोलने लगते हो। दूसरी बात मैं सोशल मीडिया के हेड टर्न पे बोलिए भाई, मैं डिस्टर्ब। और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए, ये जिस नेता के पक्ष में बोल रही हैं, जो ये कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि 100 जूते खाएं, तमाशा फिर भी देखें। सुधांशु जी, अब मैं सवाल, सुप्रिया जी मेरा सवाल, एक सवाल पूछा, उसका जवाब मेरा एक नेता का नाम बता दीजिए। नहीं कितने नेताओं ने बोला? आशुतोष दुबे आपके बीजेपी के सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के हेड हैं। उन्होंने क्या लिखा है? सांगवान इज सेइंग दिस इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया। आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? क्यों आपके लोग ट्रेंड करा रहे हैं कि शट डाउन? ये क्यों करा रहे हैं? मोदी जी का कोई नाम नहीं लेता है। अगर कहीं पर किसी को नृशंस कहा जाता है, आपको दिक्कत होती है। किसी को कहा जाता है अरे एक आदमी जुमले बोल रहा है, आपको लगता है प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है। एक नेता बड़ा झूठा है, आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं। बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, आप प्रधानमंत्री को समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? अब सवाल मेरा आपसे, दाढ़ी में तिनका है, मान जाइए। सुधांशु जी एक लाइन क्या सुनिए, एक मिनट इसमें कोई डिफेंस, एक लाइन बोल दूं, एक लाइन। आप लोग ऐसा है, सोच लेते हैं कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ऐसा है, हमारे यहाँ दाढ़ी परमानेंट है, दाढ़ी हाल में इन लोगों ने बढ़ाई है, इसका मतलब इनको तिनका छुपाने की जरूरत है। ये सब बेवकूफी की बातें मत करिए। बेवकूफी की बातें कौन कर रहा है? देखिए, अगर आप दोनों मेरी नहीं सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल है। बेवकूफी की बातें
सुधांशु कौन जी, करता है इसमें कहीं सुधांशु कोई जी, किंतु परंतु की सुधांशु समस्या जी, नहीं पता है कि खड़े होकर सदन में कौन बोलता है, सुप्रिया हमारी वो जी, घिसी पिटी बात है। अगर आप मत दोनों मेरी करवाइए बात मेरा। नहीं सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शिक्षा की बात कर रही हैं, शिक्षा काबिलियत का क्या पैमाना होता है? लोकसभा में आपके विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनकी क्या शिक्षा है, क्या मैं शैक्षिक तो योग्यता एक है? मिनट, आप मेरे बयान उठाकर देख लीजिए। मेरा मानना है पहले कि उनकी संविधान में उनकी शैक्षिक नहीं एक मिनट, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं एक मिनट, मेरा मानना है, मुझे कौन सी बोलने दीजिए, क्लास सवाल पास है? पूछ लिया आपने, अब मेरा जवाब सुनिए। मेरा मानना है कि हमारा संविधान एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, एब्सोल्युटली। मेरा अपना मानना है कि इस देश में डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोई भी बन सकता है। आप अंगूठा छाप हो, आप छठा पास हो, आप 10वां पास हो, आपकी डिग्री फर्जी हो, नकली हो, अगर प्रूफ नहीं हुआ, आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। मेरा उद्देश्य दूसरा है ये कहने का कि जब शिक्षा की बात हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री 10वां पास हो या प्रधानमंत्री ने वाकई में एमए किया हो या उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी हो, मुझे वाकई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा संविधान कहता है कि अंगूठा छाप आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे दिक्कत किस में है कि अगर कोई शिक्षा की बात करता है तो आप उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? ये कौन सा विक्टिमहुड है? कोई कहता है बड़े झूठे होते हैं राजनेता, आजकल लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? कोई कहता है जुमलों की बारिश होने वाली है आज, आप अपने ऊपर, मैंने एक दिन लिख दिया जुमलों की बारिश होने वाली है, आप मोदी जी को ऐसा क्यों? मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो किसी शर्मा जी की बात कर रही थी। हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरा मत है इस देश का संविधान सर्वोपरि है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्वर्ड एजुकेटेड और अंगूठा छाप व्यक्ति इस संविधान को एक दिखता है। जिस संविधान को ये बदलना चाहते हैं, इनके लोग बदलने पर आप लेट संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? वैसे तो संविधान इस देश में एक बार बदला गया था जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में, और सारे लोगों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आपको पकड़ के ले जा सकती थी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। और कैसे बदला गया था? जब इस देश के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी का चुनाव भ्रष्टाचार और धांधली के कारण निरस्त कर दिया था, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब संविधान बदला गया था। तो बदले ये नहीं, बदल चुके हैं वाले ये लोग हैं। एक बात कहना चाहता हूं, आपने अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में बोल के इनको कितनी इनकी, अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोली, आप बीच में मैंने आपके नहीं बोला था। मैं कह रहा हूं अधीर रंजन चौधरी जी को बोल के आपने कैसी दुखती नस दबा दी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इस देश में विश्वास मत के ऊपर बहस शुरू हुई और नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की। और तो और बोलने वालों की सूची में नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी का। और आज खड़गे जी का बयान है कि हां सोनिया जी और राहुल जी ने मुझे बनाया है, मुझे नियुक्त किया है अध्यक्ष के रूप में, जिसको आज तक ये कहते थे लोकतांत्रिक तरीके से। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया, मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। आगे उनका सेंटेंस है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। अब आप यह समझ लीजिए कि ये कोई भी व्यक्ति पद के ऊपर आ जाए, प्रधानमंत्री हो, अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सबके साथ ये कैसा बर्ताव करते हैं और उसके बाद आके ज्ञान देते हैं। हाँ, मगर एक बात मानना पड़ेगा, इनका नेता एक मामले में बहुत पढ़ा लिखा है। ये बताइए, विदेश में जाते हैं राहुल गांधी जी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं और वहां जाके भाषण देते हैं भारत के लोकतंत्र के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार छोड़िए, हमारी सरकार में कहेंगे कोई नहीं बुला रहा, 10 साल तक इनकी सरकार रही, भारत की किस यूनिवर्सिटी ने बुलाया था कभी राहुल गांधी जी को भाषण देने के लिए? 2004 से 14 बताइए, किसी ने नहीं बुलाया। ये विदेश में ही जाके क्यों बुलाते हैं? अचानक सारी उनकी विद्वता, पढ़ाई लिखाई विदेश में ही, और उन लोगों के साथी नजर आते हैं जो भारत विरोधी एजेंडा के हिस्से होते हैं। जरा इसको भी पढ़ने की, लिखने की बहुत जरूरत है। लेकिन जो सवाल पूछा था उन्होंने, विवेक डोबराय, जो उन्होंने कहा संविधान बदलने के बाद, सही कहा या गलत सही कहा या गलत कहा, जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं। भाई विवेक दोबराय ना मुझे इस वक्तव्य की कोई जानकारी है, ना विवेक दोबराय जी भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य हैं, ना इसके कॉन्टेक्स्ट की जानकारी है। मैंने तो ये उदाहरण दिया, सुनिए, मैंने तो कहा संविधान बदल चुके हैं। अब बताइए संविधान बदला था या नहीं, बोलिए। मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। एक मिनट पहले ये कह दें, संविधान बदला था या नहीं? सारे ह्यूमन राइट समाप्त कर दिए थे नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बदल चुके हैं पे बोलिए ना। किसी ने कहा, कोई कह रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट को छोड़िए, जो हो चुका उस पे जवाब दीजिए। कोई नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसको कन्नी से काटती हूं, कन्नी से तो बताइए ना, आप तो बदल चुके हैं ना। विवेक देबरॉय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड हैं।
उन्होंने एक लेख लिखा कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए। आप उसका समर्थन करते हैं या उसकी खिलाफत करते हैं? चलिए, मैं और अगर खिलाफत करते हैं तो सख्त करिए उनको, बर्खास्त करिए ऐसे व्यक्ति को। जवाब ले लेते हैं। चलिए, इन्होंने एक मिनट, इन्होंने बहुत बोला, इन्होंने नेता जवाब तो लेने दीजिए। अरे एक मिनट, जवाब आप ही के सवाल का जवाब मेरे साथ जवाब ले आपके सवाल का जवाब ले लेते हो, बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं। इन्होंने तो कहा विवेक ओबेरॉय का, आप सुनिए, आप ही के सवाल का जवाब इनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने 370 के ऊपर सदन के पटल पर कहा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार को अधिकार ही नहीं है ये 370 चेंज करने का, चूंकि यूएन का मुद्दा है। बोलिए, आप सहमत है कि नहीं? ये तो आपके नेता प्रतिपक्ष का बयान है, जवाब दीजिए। पर उसका फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब है, उसका जवाब तो दे दीजिए। विवेक ओबेरॉय ने जो कहा वो सही है या नहीं? क्या बात आप कर रहे हैं? सरकार का व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष संसद के पटल पर बोले, वो पार्टी का बयान है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें कोई बोलिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं संविधान पर? हाँ या ना का जवाब दीजिए। वो आपके नेता विवेक ओबेरॉय हमारी पार्टी के नेता नहीं है, अपनी पार्टी के नेता का जवाब दीजिए। बार-बार मत भागिए, चिल्लाइए मत, बार-बार मत भागिए। अधीर रंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूँ अभी। अधीर रंजन चौधरी पर्सनल काहे हो जाती भाई? अरे आपकी बात ही क्या बात जवाब दे रही हूँ। अधीर रंजन चौधरी, अरे पहले जवाब दीजिए, 370 पर उनका बयान सही था या नहीं? बोलिए हाँ या ना। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोल चुके। हाँ, चलिए जवाब ले लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में बोल रहे थे, वो बंगाली है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग बांग्ला भाषा जानते हैं। बांग्ला भाषा में नीरव का मतलब होता है जो व्यक्ति चुप रहता है, रणछोड़ जो चुप रहता है। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला मोदी जी नीरव मोदी बन गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं और लड़कियों के साथ वो हो रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कैसे कर दिया आपने सदन से? आप सदन से निलंबित करते हैं विवेक देबरॉय को, आप संजय सिंह को खड़े हो जाते हैं, डेरेक ओब्रायन को, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप सदन में लोगों का निलंबन क्यों करते हैं? क्या सदन आपकी बपौती है? इस बात का जवाब दीजिए। निलंबित नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी को आपने निलंबित किस बेसिस पर किया, क्यों किया? यह लोकतंत्र का हत्या नहीं है तो क्या है? इस बात का जवाब दे दीजिए। और एक मिनट, बरगलाइए मत इस जनता को। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी। इमरजेंसी आपकी तरह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी और हत्याएं नहीं हो रही थी ट्रेन में। पत्रकारों को डाला नहीं जा रहा था जेल में, अच्छा, क्योंकि उसने मुजहर की बात कर दी। कुछ ज्यादा हो गया। सुन लीजिए, आपका ज्यादा हो गया प्रभु। आज बोलने की ऐसी आजादी नहीं है कि एक व्यक्ति कहता है पढ़े लिखे को वोट दो, उसकी नौकरी चली जाती है। उत्तेजना कहीं और दिखाइएगा। ये उत्तेजना मणिपुर की नग्न लड़कियों को देखकर दिखानी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए। फैक्ट्स ठीक कर देता हूं मैं आपको। आप जब इमरजेंसी की जो बात कर रही हैं, उस समय पत्रकारों को जेल में डाला गया था। अरे मैं कह रही हूं, उस समय अखबारों की लाइट्स काटी गई थी। अगर आप वो फैक्ट्स गलत बोलेंगे तो मुझे, के लिए मेरे नेता ने कहा है वो गलत था। ये कह सकते हैं 10 साल से ये गलती कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि विवेक देबरॉय ने गलत किया संविधान बदलने की बात कर। इनकी हैसियत है बोले मणिपुर पर। 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है मणिपुर पर। आपकी शर्म से आंखें नहीं झुकती हैं? वो लड़कियां आपकी बेटी हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, उनकी योनियों को, उनके स्तनों को आदमखोर की भीड़ छू रही थी। देखा है वो वीडियो आपने? बजाइए ताली इस बात पर। क्या बात करते हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? आप महिला हैं, आपको शर्म नहीं आती कि एक और महिला के साथ क्या हुआ? आप ताली ठोकने की काम करते हैं। अब मैं जवाब दूं, अब शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा था 267 पे, सुनिए, सदन की सारी कार्रवाई रोककर मणिपुर पे चर्चा की जाए। जब सदन की सारी कार्रवाई रोकने की बात थी तो दिल्ली बिल पे क्यों तैयार हो गए? राजनीति ऊपर, मणिपुर पीछे, यह हकीकत थी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री, जबकि 267 के तहत संबंधित मंत्री यानी गृह मंत्री जवाब देंगे। कोई बात नहीं, आप अविश्वास प्रस्ताव लाए। मैं कहता हूं जाके दर्शकों से चेक करिए, कितना परसेंट बोला विपक्षी नेताओं ने मणिपुर पे? 5% भी नहीं बोला। इसका मतलब राजनीति थी, मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं थी। और तीसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोलने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। क्यों भाग खड़े हुए? जबकि नियम के अनुसार गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव रखा था। रूल यह कहता है कि जब फाइनल रिप्लाई मिल जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, तो जिसने अविश्वास प्रस्ताव रखा है उसे एक बार रिबटल करने का मौका दिया जाएगा। वो मौका भी छोड़ दिया। और जहां तक महिलाओं की सम्मान की बात है, तो याद करिए, इस देश में वो भी एक समय था जब कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं अपने घरों को छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ के चले जाओ।
तब उस समय कोई चू निकला था? और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू के साथ रेप करके आरे से काट दिया गया था, और उन लोगों ने जो किया था, उस यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में आवभगत की गई, जिसकी बीवी इस समय जाके पाकिस्तान की कैबिनेट में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, इनके मुख्यमंत्री ने कहा केरल में ओमन चांडी जी, जिनकी डेथ हो गई, कि 300 लड़कियों को किस ढंग से यौन शोषण करके उनको धर्म परिवर्तन किया गया, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया कि अगर आपके दिल में ईमानदारी से है तो फिर चाहे कश्मीर हो या केरल, कोई भी जगह हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, या अभी देखिए डेरेक ओब्राइन को तो सस्पेंड नहीं किया गया। अरे वहां पे आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और आप डेरेक ओब्राइन का साथ दे रही हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि अपने कार्यकर्ताओं के जनाजों के ऊपर रख के भी राजनीति। सुधांशु जी, अब मैं सवाल का जवाब ले लेता हूं, लेकिन ये कहते हुए लेता हूं कि गृह मंत्री के भाषण के अलावा, गृह मंत्री के भाषण के अलावा भाषा की बात कही, अधीर रंजन चौधरी जी बंगला भाषी, और ऐसा बचाव लेते हैं कि वो राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द बोल गए थे, राष्ट्रपत्नी, और कभी हिंदी भाषी नहीं हूं। पहली बात तो मैं कहूं, भारत का कोई भी भाषी ऐसा नहीं है जिसको पति और पत्नी शब्द का मीनिंग ना पता हो। चलिए मान लिया उनसे गलती हो गई, मगर ये कितना हास्यास्पद है। अरे भाई, अधीर रंजन चौधरी जी तो बंगला भाषी है। सुनिए, सोनिया गांधी जी तो इटालियन भाषी है, उनके मुंह से कभी ऐसी गलती नहीं निकली कि पति को पत्नी बोल दिया। जवाब ले लूं? इसका मतलब ये ढकोसला है और केवल भाषा की आड़ में छुपने की। मैं आपका जवाब ले लूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मणिपुर पर आपके नेता भी जितना बोले, वो भी 1-2% ही बोले, उससे ज्यादा नहीं। कारण मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं आऊंगा, मुझे जवाब दे दीजिए। एक लाइन सुनिए, मुझे एक बार जवाब नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अविश्वास पत्र पर सरकार के खिलाफ सवाल पूछता है विपक्ष, सरकार का काम है जवाब देना, तो जो सवाल पूछे जाएंगे सबका जवाब देंगे। इन्होंने कहा था सिर्फ मणिपुर पे बोलेंगे, सिर्फ मणिपुर पे बोलेंगे, सिर्फ मणिपुर पे जवाब देते हैं। आपसे है कि आप मणिपुर के मुद्दे को उठा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत जोर शोर से उठाया, संवेदनशील मुद्दा है, पर जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तभी आप लोग सबके सब बाहर चले गए। उस पर जवाब दूंगी। आपने एक बात बोली, मैं उस पर बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि महिलाओं की बात है, लेकिन आज बोल देती हूं। जब गिरजा टिक्कू का कांड हुआ था तो केंद्र में किसकी सरकार थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, समर्थित आपके द्वारा थी। आप सत्ता पक्ष में बैठे थे और कश्मीर में चुन चुन के पंडितों को मारा जा रहा था। आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं और मणिपुर में चुन चुन के लोग मारे जा रहे हैं। आप सत्ता पक्ष में आज भी बैठे हैं और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और शीला की चुन चुन के 26 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। 9 महीने से कश्मीरी पंडित सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपके पास मिलने के लिए वक्त नहीं, आप उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। ये कर रहे हैं आप। आपने मणिपुर पर मुझसे सवाल पूछा। और भाषा की मर्यादा तो उसी दिन खत्म हो गई थी, ये दलील, जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री ने एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, एक वैधव्य झेलती हुई औरत को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहा था। उस दिन भाषा की मर्यादा खत्म हो गई थी, जब प्रधानमंत्री ने कहा था लड़कियों की चेहरे अचार के डब्बे पे लगा दो तो अचार बिकने लगता है। भाषा की मर्यादा, मेरा मुंह मत खुलवाइए, प्रधानमंत्री ने भंग की है। आपने मणिपुर पर बोला, यह फोटो है, यह फोटो उस दिन की है जिस दिन अडानी पर सारे संसद में हंगामा था और मोदी जी को जवाब देना था। 2 घंटा 40 मिनट दोनों सदनों में बोले थे, गला सूख गया था, पानी पी रहे थे। संसद के कैमरे में यह आ गया। मोदी जी 1 घंटा 38 मिनट इस बार सदन में बोल चुके थे, उनको पानी पीना था। सदन का जो टीवी, संसद टीवी, वो उनसे हटके स्पीकर पे चला गया। मोदी जी पानी पी ले क्योंकि सूखता गला नजर ना आए। मोदी जी 1 घंटा 38 मिनट इधर उधर की बातें करते रहे। मणिपुर पर इस सदन में भी मोदी जी ने 2 घंटा 13 मिनट में सिर्फ 2 मिनट बोला और फिर चले गए इधर उधर की बात करने। 1 मिनट। राहुल गांधी जी 15 मिनट 42 सेकंड मणिपुर पर बोले। देखिएगा जाके संसद टीवी को, जिसमें राहुल गांधी जी की व्यूअरशिप ज्यादा है। संसद टीवी में 15 मिनट 42 सेकंड राहुल जी बोले। 11 मिनट 8 सेकंड संसद टीवी ने ओम बिरला का चेहरा दिखाया। क्यों दिखाया यह चेहरा? यह लोकतंत्र है। एक व्यक्ति बोल रहा है, वो विपक्ष से है, आप उसको 71% टाइम स्पीकर को दिखाएंगे? ये आपने भी देखा होगा। पूछिए सवाल, क्या ऐसी मजबूरी थी? और मणिपुर पर हम इसलिए चले गए क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर ये संवेदनशीलता नहीं है कि वो मणिपुर पर बोले। 2 मिनट भी बोले तो सुन लेना चाहिए। और मैं कह रहा हूं 2 मिनट भी तो कम से कम रुक कर सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। नहीं, दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण, आपके नेता भी जब खड़े हुए तो 15 मिनट तक वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते रहे। शुरुआत में उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे, मणिपुर पर बहुत तथ्यों के साथ बात कर सकते थे। आज जो आप बता रही हैं वो बहुत बेहतर बता रही हैं।
वो चीज राहुल गांधी बता सकते थे। सेकंड बोले 71% टाइम ओम बिरला का चेहरा हमने क्यों देखा? बल्कि राहुल गांधी से बेहतर भाषण तो गौरव गोगोई के पास में था। उन्होंने बहुत मानना है, मेरा मानना ये नहीं है। राहुल गांधी वहां गए, राहुल गांधी वहां के हर समुदाय से मिले, हर महिला से मिले, महिलाओं ने जो उनको स्टोरी बताई है वो रुदन ऐसा है कि आपके हाड़ कांप जाएंगे। 15 मिनट वो भारत जोड़ो यात्रा पर थे, तो क्यों नहीं होंगे? भारत जोड़ो यात्रा में बात करना गलत है। मणिपुर पर जब आप बात कर रहे थे तो आप नहीं पा रहे, आपकी दलील क्या है? मैं दलील नहीं समझ, मैं खुद समझना चाह रहा हूं, देश समझना चाह रहा था कि बात मणिपुर पर हो रही थी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा बता रहे थे कि मेरा अहंकार खत्म हो गया, बता रहे थे कि देखिए मेरे अंदर दूसरी तरीके का बदलाव आ गया। मणिपुर लोग सुनना चाह रहे थे। 15 मिनट 42 सेकंड सुनाया मणिपुर, महोदय ने 2 मिनट सुनाया। मणिपुर सुनना चाह रहे थे लोग चाह रहे थे इस देश का प्रधानमंत्री बोले। 78 दिन तक चुप रहा और फिर 36 सेकंड बोला। मणिपुर सुनना चाह रहे थे लोग, मणिपुर सुनना चाह रहे थे लोग, लेकिन प्रधानमंत्री 2 मिनट बोले। राहुल गांधी से भी सुनना चाहते थे, राहुल गांधी से भी सुनना चाहते थे। प्रधानमंत्री हैं, बनेंगे जल्दी। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं। बनेंगे, इंडिया के नेता राहुल गांधी हैं, बोलिए। बनेंगे तो बनेंगे ना, प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। देखिए तुरंत जोश में दिल की आरज़ू लबों से निकली और खतरनाक गेंद देख के क्रीज में वापस खींच ली अपने कदम। भाई चलिए मैं जवाब ले लूं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलते हैं। 2 मिनट कहा भाई, आप बात करती हैं जाके मैं जवाब ले लूं। इनका लंबा ऐसे ही पूछिए। मैं जवाब ले लूं। देश सुनना चाहता था मोदी जी को। मैं बताता हूं देश क्या सुनना चाहता था। ऐसे बोलिए, देश सुनना चाहता था। देश, इनका कहना है कि देश सुनना चाहता था, कांग्रेस पार्टी सुनाना चाहती थी। जब अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर लिस्ट दी गई वक्ताओं की तो पहला नाम किसका था? राहुल गांधी जी का। देश सुनना चाहता था। आखिरी सुबेरे सुबेरे नाम वापस ले लिया राहुल गांधी जी का, गौरव गोगोई का आगे कर दिया। भाई क्यों वापस ले लिया? राहुल गांधी को इस लायक नहीं समझा कि मणिपुर पे बोले, या मणिपुर के संवेदनशील मुद्दे को इस लायक नहीं समझा कि आपके युवराज उसके ऊपर बोले। और उससे दुखद बात क्या है कि जब यह संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सूची में तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का नाम पहले वक्ता के रूप में दिया था और गौरव गोगोई बोल रहे हैं, तो अधीर रंजन चौधरी जी क्या बोले? तो हमने गुगली मार दी। यानी हमने, इसका मतलब पूर्वोत्तर का एक सांसद आपके लिए राहुल गांधी को कवर फायर देने के लिए, उनके सब्स्टिट्यूट के लिए, उनकी स्टेपनी के लिए, यह आपके मन में संवेदनशीलता थी? मणिपुर की बात करने से पहले अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए और हाथ जोड़कर माफी मांगिए। अच्छा, मणिपुर विधानसभा में भी अविश्वास का प्रस्ताव लाइए। आपके क्यों नहीं ला रहे हैं? सीएम से खिलाफ है तो लाइए, चुनौती दे रहा हूं ना, लाइए। यही नाटक करना है दिल्ली में आके हल्ला मचाना, मणिपुर में नहीं बोलना। जवाब ले लेते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दल के 2 सांसद हैं मणिपुर से, 2 लोकसभा सीट है, 2 सांसद हैं। उन 2 सांसदों को नहीं बोलने दिया गया लोकसभा में, उन्होंने वक्तव्य दिया, हमारे हाथ बांध दिए गए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बोलने नहीं दिया। मणिपुर की आवाज को आप ही के अपने सदन में दबा दिया, क्यों नहीं बोलने दिया गया? मणिपुर में आपका एमएलए वक्तव्य देता है कि राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है। मणिपुर में आपके एक एमएलए लकवाग्रस्त बिस्तर पे पड़ा है क्योंकि हिंसा थी। मणिपुर, प्रधानमंत्री फ्रांस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, खाड़ी जाएंगे, इजिप्ट जाएंगे, उनका हवाई जहाज सिर्फ एक रूट पर नहीं जाएगा और वो है मणिपुर। 100 दिन के ऊपर से मणिपुर जल रहा है। एक मिनट, आपने चौके छौओं की बात करी। LIC तो नहीं किया। 6% डाउन है 1 साल में। फाइनेंस का ज्ञान लेकर तब आइएगा यहाँ पर। मणिपुर पर आपने जो बेशर्मी देश के सामने करी है और जिस देश ने देखा है, वक्त खत्म हो चुका है। इस वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा जब हम लोग मिलेंगे तो फिर इस डिबेट को जरूर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये डिबेट हम लगातार चल रही है, लेकिन आज का वक्त यहीं खत्म हो गया है।